नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते एक नई हस्ती से हम आपको मिलवाते हैं और आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाना चाहता हूं जो अपने एक नए रोल के कारण आजकल चर्चा में है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है। इन दो राज्यों को जो जीत पाता है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन बीजेपी ने इस बार एक नया प्रयोग किया है। बिहार की जीत का रास्ता उन्होंने उत्तर प्रदेश से खोजने की ठानी है और इसीलिए अपने रथ के सारथी के तौर पर उन्होंने एक केशव को बुलाया है। वो है केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्या कंफ्यूजन है? जब से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, ये तो जब विधायक जीत के आ जाएंगे, एनडीए के विधायक दलों की बैठक होगी, उसके बाद नया नेता चुना जाएगा। मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूं? इसका मतलब नीतीश कुमार जी का पत्ता साफ है। महागठबंधन निराशा के गर्त में डूब चुका है। बिहार की जनता का जो फीडबैक है, जो भी उनके पास नेटवर्क होगा, उससे उनको पता चल चुका है फिर एक बार बिहार में एनडीए की श्री नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो यह अफवाह फैलाने का काम महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन उनके इस अफवाह में दम नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और 14 नवंबर के बाद फिर वह मुख्यमंत्री होंगे। इसको लेकर कन्फ्यूजन, एनडीए में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, जनता में कोई भ्रम नहीं है। ये जो जीत होने जा रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो बिहार का विश्वास है, भरोसा है, उस भरोसे की एक ऐतिहासिक जीत 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। और इस बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। भ्रमित हैं अगर कोई या भ्रम फैलाने की कोशिश कोई कर रहे हैं, तो जो चुनाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि हम इस बार बिहार की सत्ता पर कब्जा करके फिर बिहार को लूटने का काम करेंगे, बिहार को जंगल राज की ओर वापस ले जाने का काम करेंगे, वह इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले उन्होंने ये बात कही एक कॉन्क्लेव के अंदर कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे। फिर उन्होंने जो दूसरा बयान दिया उसमें कहा कि अभी तो वैकेंसी ही नहीं है। तो वैकेंसी तो 14 तारीख के बाद हो जाएगी ना। जब नई विधानसभा का गठन होगा तो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और वैकेंसी बन जाएगी, तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता ऐसे हालत में तो साफ हो सकता है। ये औपचारिकता जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद सभी विधायक मिलकर के, एनडीए के जो सभी विधायक मिलकर के नेता का चुनाव करते हैं और वह जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने वाले हैं उनको नेता चुनने वाले हैं। इस बात पर सर्वसम्मति है। इस बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यह कन्फ्यूजन कुछ मीडिया के प्लेटफार्म से हो रही है और कुछ विपक्षी जो ठगबंधन है, जो जंगल राज्य की ओर बिहार को वापस ले जाना चाह रहा है, वो इस प्रकार के कन्फ्यूजन कर रहा है। आप लड़ रहे हैं सीटें 101, हम पार्टी लड़ रही है सीटें 6, उसके बाद हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं सीटें 6 और चिराग पासवान लड़ रहे हैं सीटें 29। तो ये मिला के हो जाते हैं 142। 142 में अगर आपके 122 आ जाते हैं तो आपको नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? और ये जो कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से तो बीजेपी का मुख्यमंत्री साफ साफ बनता दिखाई दे रहा है। ये धोखेबाजी करने वाले राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगर आज शून्य से शिखर पर है, हम देश के अधिकांश राज्यों में आज सरकार के अंदर, चाहे भाजपा की अगुवाई में, चाहे एनडीए के साथ, या कहीं पर भाजपा स्वयं सहयोगी बन करके, या जहां हम सत्ता में नहीं वहां मुख्य विपक्ष के रूप में, वहां पर हम अपनी सेवा करने का काम कर रहे हैं, देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार का विश्वासघात करना ये हमारा चरित्र नहीं है। और नीतीश जी हमारे एक आदर्श मुख्यमंत्रियों में से हैं, जिन्होंने बिहार को अपना परिवार माना, और श्री लालू प्रसाद यादव जी जंगल राज वाले, जिन्होंने अपने परिवार को बिहार माना। तो यह दोनों लोगों की जोड़ी इतनी मजबूत है कि विरोधियों की कोई साजिश सफल नहीं हो।
लेकिन पिछले चुनाव में तो नीतीश कुमार बड़े नाराज थे, क्योंकि चिराग पासवान ने उनको 43 सीटों पर समेट दिया था और 34 सीटों पर उनको नुकसान पहुंचाया था। और चिराग पासवान और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान थे। बीती ताहे बिसारिये आगे की सुधले। अभी आज की तिथि में श्री चिराग पासवान जी, उन्होंने खुलेआम इस बात का ऐलान किया है कि न तो वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, न कोई दूसरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। 2025 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त होने वाली, उसके बाद श्री नीतीश कुमार जी ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और नेतृत्व देंगे। आपने कहा शपथ लेंगे, नेतृत्व देंगे, मैंने मान लिया कि नीतीश कुमार जी आए, मतलब आपने चुनाव जीता, उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि कुछ महीनों बाद या एक आध 1.5 साल बाद उनकी जगह कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर क्या कहेंगे? क्या उनका स्वास्थ्य इस बात को अलाउ करता है कि वो अगले 5 साल फिर से चीफ मिनिस्टर के तौर पर कंटिन्यू कर ले? भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह सदा स्वस्थ रहें, वह दीर्घायु हों और वह बिहार को विकसित बिहार बनने तक नेतृत्व देने का काम करें। देखिए, स्वास्थ्य एक अलग प्रकार की चीज़ होती है, लेकिन आज उनका स्वास्थ्य इतना फिट है कि एक एक दिन में 9 सभाएं कर रहे हैं। अभी चुनाव घोषणा से पहले बिहार सरकार के द्वारा इतने बड़े बड़े, इतने जनहित के, इतने गरीब को अमीर बनाने के, महिला सशक्तिकरण के, विकसित बिहार बनाने के इतने फैसले लिए गए, इतने काम धरातल पे किए गए कि जो बिहार पहले देश भर के लोगों की नज़र में यह जाना जाता था बिहार मतलब एकदम बीमार है, बिहार विकास से शून्य है, बिहार में बिजली नहीं आती है, बिहार में सड़कें नहीं हैं, बिहार में रेल नेटवर्क नहीं है, हवाई नेटवर्क नहीं है। आज वह इसी बिहार की राजधानी पटना में आते हैं तो जो मुंबई का मरीन ड्राइव है वो फेल हो जाता है। ऐसा बना करके श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने दिया है। मैं आपकी ये बात मानता हूं कि काम तो हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसा कैसा काम हुआ है कि नीतीश कुमार जी को 20 साल के बाद जीविका दीदी और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालना पड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सीधे सीधे रिश्वत है। नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, भारतवर्ष के सभी राज्यों में जो जीविका दीदियों का कार्य है, जो समूह की दीदियों के लिए शुरुआत हुई है, बिहार ने उसमें सदैव नेतृत्व देने का काम किया है। और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो 1.5 करोड़ दीदियों को 10-10 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है, जिसके बारे में विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि वो पैसा बाद में सरकार वापस लेगी, तो मैं आपके माध्यम से यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार अनुदान दिया है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, गरीब परिवार अमीर बने, उनके बच्चे भी शिक्षित हों, उनके रोजगार बढ़े। 10 हजार के बाद 50 हजार भी वो लेना चाहेंगे, 2 लाख भी लेना चाहेंगे तो वह भी उनको मिलेगा। क्या वो अनुदान होगा, लोन नहीं? नहीं, देखिए, अनुदान और लोन अलग अलग है। ये अनुदान तो ये 10 हजार आपने अनुदान दे दिया, लेकिन उसके बाद जो 2 लाख देंगे क्या वो अनुदान होगा या लोन होगा? इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तो जैसी परिस्थिति रहेगी वैसे निर्णय लिए जाते हैं, उस समय की सरकार निर्णय लेगी। लेकिन अभी जिस 10 हजार के बारे में दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अनुदान है, ये वापस नहीं लिया जाने वाला। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक दी जा चुकी है, वापस नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख करोड़ दिया जा चुका है, किसी से वापस नहीं लिया गया है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया। अब तो ऐसे गरीब परिवारों को श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे गरीब परिवारों को 1 पैसे का बिल नहीं आता, जो ज्यादा बिजली खर्चा करते हैं उनका बिल आता है तो 125 यूनिट माइनस करके आता है। तो बिहार में बहुत काम हुआ है। और बड़ा वाजिब सवाल है, 20 साल आप कहते हैं आपने काम किया, 20 साल आप कहते हैं आपने अलग अलग योजनाएं चलाई, लेकिन ये एक्सेलरेटेड स्पीड में चुनाव से 2 महीने पहले एक के बाद एक घोषणाएं, जीविका दीदियों के खाते में पैसे या जो पेंशन थी उसकी राशि बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई, बाकी चीजें बढ़ा दी गई, बाकी लोगों का मानदेय बढ़ा दिया गया, पहरेदारों का मानदेय बढ़ा दिया गया। ये चुनाव के पहले करना, क्या ये एक तरह की चुनावी रिश्वत नहीं है? नहीं, ये चुनावी रिश्वत नहीं है, जरूरतमंदों की मदद है। और सरकार के खजाने में अगर सुविधा है तो बिहार के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो मदद की जा सकती है वो किया जाना चाहिए। और श्री नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने वो किया है। इससे सबसे ज्यादा परेशान ये महागठबंधन भ्रष्टाचार करने वाले, जिन्होंने बिहार को लूट लेने का काम किया, बिहार को जंगल राज देने का काम किया, बिहार में जमीनों को कब्जा करने का काम किया, अपहरण को उद्योग बनाने का काम किया, बेटियों बहनों बेटियों को दिन दहाड़े उठा लेने का काम किया, व्यापारियों को
बिहार से पलायन करने के लिए विवश करने का काम किया, यह उन लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही। इस प्रकार की बात का कोई औचित्य नहीं है। अगर सरकार के पास साधन है, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ये सरकार का अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करके अगर हमने गरीबों की भलाई के लिए काम किया है तो हमें इस पर गर्व है। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपने ये तमाम योजनाओं की बात की, इसके बीच में एक शब्द आया जंगल राज। अब पिछले 2005 में भी यही, 2010 में भी यही, 2015 में भी यही, 2020 में भी यही, 2025 में भी यही, कितनी बार इस जंगल राज की याद दिलाकर आप चुनाव जीतेंगे? 100 साल तक श्री लालू प्रसाद यादव जी की वंशवादी राजनीति, क्योंकि श्री तेजस्वी यादव श्री लालू प्रसाद यादव के एडवांस वर्जन है, और फिर एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, श्री राहुल गांधी उनके साथ हैं। तो ये जंगल राज, ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला या बिहार की बर्बादी के आरोप तब तक लगते रहेंगे इनके ऊपर जब तक ये परिवारवादी राजनीति खत्म नहीं होगी। सब लोग जब राजनीति का हिस्सा बनेंगे समाज के, तब यह बात समाप्त होगी। अभी ये समाप्त होने का कोई औचित्य नहीं है। आगे भी जब हम चुनाव लड़ेंगे तब भी जंगल राज का मुद्दा उठेगा। मतलब जंगल राज के सिवा और कुछ कहने के लिए है नहीं? बहुत कुछ है, हमने विकास किया। आज आप जिस मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं, यहां से पटना पहुंचने में 8 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में आप पटना पहुंच सकते हैं। ये साधारण विकास नहीं है। 4 लेन की सड़क आपको मिली हुई है, तो अनेक एक्सप्रेस वे बनने जा रहे हैं। अभी हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3000 रुपए और वृद्धि बिहार सरकार के बजट की ओर से करने जा रहे हैं। हम यहाँ गरीबों के बच्चों को केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मुफ्त में देने जा रहे हैं। हम यहाँ एक अलग 1 लाख करोड़ का इंफ्रा खड़ा करने जा रहे हैं। 50 लाख और जिनके पास आवास नहीं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास देने का काम करेंगे। अनेक योजना हमारे संकल्प पत्र में हमने ऐलान किया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, और बिहार के अंदर 35 साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा युवा पूरे भारत के अंदर हैं। आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी का मुद्दा, जिसको तेजस्वी यादव सबसे टॉप गियर में लेके चल रहे हैं, वो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है? तेजस्वी यादव फ्रॉड आदमी है। इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो सकता है कि वो जब अपनी घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वो कैसे 2.25 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं? बजट कहां से लाएंगे? 3,17,000 करोड़ का बजट है और वो कह रहे हैं कि हम इतना कर देंगे। हमारे संकल्प पत्र में ये कहा गया है, और जहां कानून व्यवस्था अच्छी होती, जहां सड़कें अच्छी होती, जहां बिजली आती है, जहां रेल का नेटवर्क है, जहां हवाई नेटवर्क है, वहां निवेश आता है। हम 50 लाख करोड़ का निवेश 5 साल के अंदर लाने का काम करेंगे। 1 करोड़ रोजगार, जिसमें सरकारी नौकरियां भी होंगी, निजी क्षेत्र के अंदर नौकरियां होंगी, कारोबार भी होगा, उद्योग भी होगा, सभी को मिलाकर के 1 करोड़ रोजगार देने का काम, नौकरी भी और रोजगार भी दोनों मिला करके यहाँ हमने संकल्प पत्र में वादा किया है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख नौकरियां देके दिखा दिया, गांधी मैदान फट गया। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बटे, इससे बचकाना कोई दूसरा बयान हो सकता है क्या? वो नौकरी दे सकते हैं। जो नौकरी के बदले जमीन लिखा लेने का काम किए बाप के रेल मंत्री रहते हुए, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है भ्रष्टाचार का, वो नौकरी दे देंगे। श्री नीतीश कुमार जी को जिसका क्रेडिट जाना चाहिए, जिसको बिना कोई मतलब बयानबाजी के स्वीकार करना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों को, वो कह रहे हमने किया है। अरे तुम्हारी औकात होती तुम सरकार बना लेते। जब सरकार में थे तब किसी को नौकरी दिए नहीं। जब भारत सरकार में रेल मंत्री थे पिता तुम्हारे, तब नौकरी देने के बदले जमीन लिखा लिए। जब बिहार के अंदर सरकार में थे, चारा घोटाला, बाढ़ घोटाला, दूध घोटाला, न जाने कितने घोटाले कर दिए। सजाए याफ्ता बनकर के उसके राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बनकर के बैठे हुए हैं। अभी महागठबंधन अर्थात इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। बिहार में भी देश में भी भाजपा गठबंधन अर्थात एनडीए का भविष्य है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे और श्री नीतीश जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे जानना चाहता हूं वो ये है कि जंगल राज वर्सेस मंगल राज। एक बात आई कि जंगल राज के बदले में हमने क्या दिया? मंगल राज। पर यह कैसा मंगल राज है कि यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट के दिन दहाड़े आप ही के सहयोगी पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, गाड़ी से उसको घसीटा जाता है। दीपक जी, मैं आपको रोकूंगा। अभी दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी कोई घटना जिसमें किसी की मौत हो जाए, वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें मुकदमा लिख जाने से वो आरोपी नहीं हो गए। अभी उसकी जांच चल रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो उल्लेख कौन है सर? अनंत सिंह? मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्यनारायण की कथा तो बोलते नहीं अनंत सिंह। मैं उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस दौरान जो घटना घटी है, इस घटना का सच क्या है
वही बात मुझे लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को कहना चाहिए। वो एक घोषित बाहुबली हैं, उनके ऊपर दोनों बाहुबली सभी हैं जी, चाहे वो अनंत सिंह जी बाहुबली हो, चाहे वो सूरजभान मैंने बाहुबली माना, हो, मैंने चाहे आरजेडी वो- की भी गलती मानी उसमें, हाँ। मैंने आरजेडी की भी गलती मानी। आरजेडी ने भी ऐसे तमाम लोग दिए हैं, आपने चेतन आनंद मोहन सिंह के बेटे को टिकट दिया है, जनता दल यूनाइटेड ने। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार, जिनकी सुशासन बाबू की छवि थी, वो खुद ही आनंद मोहन सिंह को जेल से निकलवाते हैं, नियमों में फेरबदल करके वो अनंत सिंह को जेल से निकलवाते हैं। ये क्या संदेश देता है? चुनावी राजनीति के चक्कर में नीतीश कुमार ने अपना स्वरूप बदल दिया है। इस बार स्पष्ट संदेश है कि श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए की सरकार रहेगी तो सुशासन ही रहेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होने पाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी विश्व की कोई शक्ति बिहार में नहीं रोक सकती, विश्व की कोई शक्ति बिहार को बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। बिहार का विकास ठप पड़ जाएगा, बिहार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बिहार की जनता ने इनके इसी त्रासदी के कारण, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इनको आईसीयू में भेज दिया है। अब बिहार के लोग इनको ऑक्सीजन दे करके आ बैल मुझे मार वाला अवसर नहीं देने वाले हैं। वो जानते हैं कि इनके अगर हम लालटेन का बटन दबाएंगे तो अपने गर्दन पे खंजर चलाने का काम करेंगे, अगर पंजे की बटन दबाएंगे तो अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम करेंगे, और अगर कमल का बटन दबाएंगे, एनडीए की प्रत्याशियों को जिताएंगे तो एक गरीब को पक्का घर दिलाएंगे, बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, 50 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट यहाँ बिहार के अंदर लाएंगे, यहाँ पर सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाएंगे। ये क्षमता बिहार के अंदर है, प्रतिभा बिहार के अंदर है। अवसर अब आया है, सब रोड मैप तैयार हो गया, नींव तैयार हो गई, अब उसमें महल खड़ा करना है विकसित बिहार का। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जो कुछ हुआ मोकामा के अंदर या आरा में 2 दिन पहले पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सिवान के अंदर एक आरक्षक को गोली मार दी हत्या कर दी गई, ये क्या दिखाता है? ऐसी हरकतें क्यों? कौन करवा रहा है, कौन इसके पीछे है और कौन ये कर रहा है? सीधा ये श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बदनाम करने के लिए ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का ही खेल हो सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सुशासन की प्रतीक है और पूरे देश के अंदर आरोप तो आनंद सिंह पर लग रहा है। पूरे देश के अंदर बिहार इस समय सुशासन का एक मॉडल माना जाता है। मुझे एक बात बताइए, जन स्वराज एक नई पॉलिटिकल पार्टी, और आपके भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम किया है। क्या एस्पेक्ट देखते हैं आप? प्रशांत किशोर क्या बीजेपी की बी टीम है? 0-0-0-0-0-0 वो किंग मेकर बन सकते, किंग नहीं बन सकते। तो किंग मेकर बनेंगे? किंग मेकर बन सकते जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2013 में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हुए, उन्होंने बीजेपी का काम देखा था, तो माननीय मोदी जी को लेकर के एक देश में लहर थी और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन था, उसका क्रेडिट लेकर के वो सोचे कि हमने ही कर दिया है, तो गलतफहमी में है। अब बिहार में उनको अपनी हैसियत का भी पता चलेगा। लेकिन यहाँ एक छोटे से कटवा के रूप में मैं तो समझता हूँ कि जहाँ भी उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी जमानत नहीं बचने वाली है। उनके प्रत्याशी सब भाजपा में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं, बहुत सारे उनके प्रत्याशी हैं। वो तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप प्रत्याशियों को और डरा क्या धमका कहेंगे? कर और 3 प्रत्याशियों के उन्होंने नाम बताया। ये बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उनका फोटो है और उन्होंने एकाएक नाम वापस ले लिया। क्या आप डरा धमका रहे हैं लोगों को? अगर कोई आएगा, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हमसे कोई मिलने आएगा, हमारे साथ फोटो खिंचाएगा और उसको कहेंगे डरा करके धमका करके ऐसा किया जा रहा है, तो श्री प्रशांत किशोर जी जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। तो प्रशांत किशोर को आप एक भी सीट देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि खाता भी खुलेगा। नहीं खुलेगा ना। तो बड़े वो तो बोल रहे हैं अर्श पे या फर्श पे, तो फर्श पे ही गिरेंगे। फर्श तो उनके लिए तैयार है, फर्श तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी पिछले चुनाव में सीमांचल में उन्होंने बड़ा इंपैक्ट डाला। आप खुद सीमांचल घूम रहे हैं, आपने पूरा बिहार का एक एक चप्पा चप्पा देख लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ओवैसी क्या इस बार कुछ फर्क डालते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम न ओवैसी की तरफ देख रहे हैं न महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं, हम एनडीए की तरफ देख रहे हैं। और एनडीए के समर्थन में बिहार एकजुट होकर के खड़ा है, यह देख रहे हैं। हम तो यूपी में नारा लगाते थे कि 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और यहाँ तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ 60% से अधिक भी वोट एनडीए के प्रत्याशियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ओवैसी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, इससे
एनडीए का कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताइए, आप पूरे बिहार में घूमे, आप टिकटों के बंटवारे और सीटों के फाइनल कराने में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे। आपको नहीं लगता 243 सीटों में एक भी ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जिसको बीजेपी अपने यहाँ से टिकट दे दे? नहीं, जब जरूरत नहीं, हमें नहीं लगता है कि हमारे यहाँ से कोई चुनाव जीतने के लायक है तो हम अपना किसी को का प्रमाण पत्र लेने के लिए टिकट लुटा नहीं देंगे। जो जीतने लायक होता है उसको टिकट दिया जाता है, उसको लड़ाया जाता है, उसको मतलब जिताया जाता है। कोई भी मुसलमान कैंडिडेट बीजेपी से हमारे जीतने पास जीतने के लायक की स्थिति वाला कोई प्रत्याशी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने टिकट नहीं दिया। लोग कहते हैं मुसलमानों को जानबूझ के नजरअंदाज करती है बीजेपी। नहीं, हम नजरअंदाज नहीं करते। अगर नजरअंदाज करते तो प्रधानमंत्री आवास के सबसे बड़े हिस्सेदार बिहार सहित देश के अंदर मुसलमान नहीं होते। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन सबसे अधिक मुस्लिम समाज के लोग नहीं पाते। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के माध्यम से सबसे अधिक 5 लाख तक का फ्री का इलाज कराने वाला जो लाभार्थी वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। मैंने आपकी बात मानी, फिर मुसलमान आपको वोट क्यों नहीं देता केशव? वोट नहीं देता उसके, हम तो कहते हैं हम तो वोट दोगे तब भी हम बिना भेदभाव के विकास करेंगे, नहीं दोगे तब भी हम बिना भेदभाव के विकास करेंगे। लेकिन वो विचार करें, उनके लिए हम जरूर आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि विचार करिए। अगर हम सच्चे भाव से बिना भेदभाव के सेवा करते हैं तो आप भी बिना भेदभाव के वोट करिए और भारत के विकास में, बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में तो हो गया, उसके बाद उस पर कितनी राजनीति हुई, वोट चोरी यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा हुई। क्या आपको लगा कि वो मुद्दा बिहार के चुनाव में कहीं भी सुनाई पड़ रहा है? कुछ नहीं, श्री राहुल गांधी फर्जी इस तरह की चीजें लेकर के आते हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अरे SIR एक पवित्र यज्ञ है लोकतंत्र का, और उस पवित्र यज्ञ को कलुषित करने का, पाप करने का अगर कोई अपराध किया है तो श्री राहुल गांधी एंड कंपनी, इंडी गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोगों ने किया। घुसपैठी आ गए, करें निकाले क्यों नहीं? अरे एक एक घुसपैठी को निकालेंगे, न मतदाता सूची में रहने देंगे, न भारत की धरती पर रहने देंगे। ये उनके लिए धर्मशाला नहीं है, जिस देश से आए उस देश में भेजा जाएगा। लेकिन निकलते कहाँ हैं? वही 2000, 5000, 7000, जबकि करोड़ों घुसपैठिए इस देश के अंदर रह रहे हैं। उनको कवर फायर देने वाले श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, श्री अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे लोग बैठे निकालने का काम तो आपका है। नहीं निकालेंगे, वही तो चिन्हीकरण हो रहा है। 11 साल हो गए हैं आपको। वही चिन्हीकरण हो रहा है, वही शुद्धिकरण हो रहा है। और जब तक डबल इंजन की सरकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी, डबल इंजन की सरकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी, तब तक ये समस्या रहेगी। और इस समस्या से मुक्ति का सही समय है, यही समय है, सही समय, उस दिशा में देश आगे बढ़ चला। बट केशव जी, SIR की प्रक्रिया में एक भी घुसपैठिया चिन्हित नहीं हुआ है, एक भी घुसपैठिया SIR की प्रक्रिया में। जी देखिए, नहीं चिन्हित हुआ। ये चिन्हित करने का काम SIR की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होता है, उसको चिन्हित करने का काम दूसरे प्रकार से होता है, वो दूसरे प्रकार से हो रहा है। उसको मैं कुछ बोलूं वो उचित नहीं है, लेकिन एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं रहने पाएगा। SIR की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू होगी, पश्चिम बंगाल में भी शुरू होगी, और हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है। उन नेताओं को आप क्या कहेंगे? हम तो SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, और बिहार ने भी स्वागत किया है। नेताओं को छोड़ दीजिए जिनको कोई समर्थन बिहार की धरती पर नहीं मिला। एक तरह से नकार दिया बिहार के लोगों ने कि फर्जी मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। एक गरीब माँ बाप के बेटे को, एक पिछड़ी जाति के बेटे को, एक चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे सहन नहीं कर पा रहे ये गांधी खानदान के लोग, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं कि उनको लगता है तीसरी बार मोदी सरकार कैसे बन गई। अरे हमने जनता की सेवा किया, जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन गई। सीवान के अंदर रैली के अंदर देखा, वहां पर बुलडोजर लगे हुए थे। योगी जी ने चर्चा भी की कि हमारे यहाँ माफिया पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ तो माफिया आपके सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ता है। ये अंतर क्यों? नहीं, कोई अंतर नहीं है। जो माफियागिरी करेगा, जो अवैध कब्जा करेगा, वो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, अवैध अगर कोई कुछ करेगा और तो उस पर बुलडोजर तो चलता है और चलेगा। आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अब क्या दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या नया करने वाली है सरकार? उत्तर प्रदेश में हम लोग 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। पूरा भरोसा है आपको? भरोसा नहीं, पूरी गारंटी है। ये मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की नहीं। ये नहीं, मोदी जी योगी जी दोनों हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं। इस बार एक बड़ी चर्चा थी केशव जी कि आप दीपोत्सव कार्यक्रम में नहीं गए, कोई खास कारण था उसमें नहीं जाने का? मैं बिहार में इस समय चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने मुझे सौंपी है, तो इस समय तो बिहार में एनडीए सरकार बनाना यह मेरा इस समय काम है। यह सही है कि नहीं जा पाने का मलाल मन में है, लेकिन अगर जा पाता तो खुशी होती। लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता बिहार में फिर एनडीए सरकार बनाने की है, और उस काम के लिए मैं बिहार में होने के कारण से नहीं जा पाता।
चलते चलते कितनी सीटें देंगे एनडीए को? मुझे तो लग रहा है कि हम 175 प्लस कर जाएंगे, और 200 पार कर जाए तो भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि मैं 2010-2025 में दोहराते हुए वातावरण को देख रहा हूं। लेकिन ये जनता जनार्दन के हाथ में है, वो जितना मजबूत बनाएंगे बिहार में एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत उतना ही मजबूत होगा, भारत उतना ही आगे बढ़ेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए बिहार का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। 2025 225 ये कह रहे थे लोग। हाँ, जो आपका नारा है 2025 225 2025 फिर से नीतीश, ये नारा सब चारों तरफ चल रहा है। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी? देखिए, हमारे सारे गठबंधन के जितने भी साथी हैं, सबका स्ट्राइक रेट बहुत हाई रहने वाला है। वो जनता के आशीर्वाद का प्रताप हमारे साथ है। ये जो लोकसभा के चुनाव में दुष्प्रचार कर लिए, उस दुष्प्रचार के कारण कुछ सीटें जो इनको प्राप्त हो गई हैं, वह इनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन फिर भी 176 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए बिहार के लोकसभा चुनाव के समय भी आगे था। तो मैं यह मानता हूं कि अगर हम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को भी दोहराएंगे तब भी 175 प्लस रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यानी आप शुरू कर दे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं, फिर उसके बाद आप कच्छ से लेकर कोहिमा तक चले जाएं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। खास तौर से हिंदी हार्टलैंड के राज्यों में, बिहार में ही क्यों नहीं? बिहार ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा? नीतीश कुमार जी एक आदर्श मुख्यमंत्री हैं, और उनका सम्मान, मैं कहूंगा कि देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी देवता की तरह सम्मान करता है, लेकिन वो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। और श्री नीतीश कुमार जी का आदर पूरा बिहार देवता की तरह करता है, लेकिन वह भी अपने को बिहार का प्रथम सेवक समझते हैं। और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी थी, जो कर्पूरी फार्मूला था, वह जब श्री लालू प्रसाद यादव जी को अवसर मिला तो उन्होंने पिछड़ों के हक में डांडी मारा, लूट लिया उनका हक। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने एक आदर्श स्थापित किया और कर्पूरी फार्मूले को 100% लागू ही नहीं किया, बल्कि उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाला समय ऐसा होगा कि बिहार सहित पूरे भारत के अंदर सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, सबका समर्थन भी मिलेगा, और बड़ी से बड़ी विजय लगातार हमको प्राप्त भी। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी, आपसे बातचीत करना हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, दिलचस्प होता है, और आप बड़ा शानदार बोलते हैं, इसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। तो चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते पॉइंट ब्लैंक में हमारे साथ ये थे एनडीए के रथ के सारथी केशव। बिहार के अंदर उनका ये पूरा का पूरा काम चल रहा है, बिहार चुनाव के उपप्रभारी हैं। अगले हफ्ते किसी और नई हस्ती से आपको इसी कार्यक्रम में मिलाएंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।